चैप्टर 5:11 फिजिकल एजुकेशन। आपका स्वागत है। फिजिकल फिटनेस, हेल्थ एंड वेलनेस। अब फिटनेस, हेल्थ और वेलनेस पर ये चैप्टर एनर्जी से भरा होगा। इसको आप ध्यान से सुनिए। लेकिन याद रखिए, अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ, आप सुन रहे हैं, तो हम लोग, मैं इतना फिट हूँ कि मैं बोल पा रहा हूँ, तभी मैं यहाँ खड़ा हूँ। और आप इतने फिट हैं कि आप सुन पा रहे और समझ पा रहे हैं, तभी आप सुन रहे हैं और समझ रहे हैं। थोड़ा सा इसमें पहला जो है आपका इसका टॉपिक है मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ वेलनेस, हेल्थ एंड फिटनेस। अब सबसे पहले तो तीनों है क्या देख लीजिए। तो वेलनेस, हेल्थ एंड फिटनेस, तो लाइन से देखते हैं। वेलनेस इज ए ऑप्टिमल स्टेट ऑफ हेल्थ। हेल्थ का जो ऑप्टिमल स्टेट होता है, सबसे अच्छा स्टेट होता है, वही वेलनेस है। अब फिटनेस और वेलनेस में थोड़ा सा अंतर है, क्योंकि वेलनेस थोड़ा सा वाइड हो जाता है और वेलनेस से रिलेटेड है हेल्थ। अब हेल्थ और वेलनेस काफी मिला हुआ है। जैसे WHO के अनुसार हेल्थ इज नॉट मेयरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज। हेल्थ इज नॉट मेयरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज बट इज कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड साइकोलॉजिकल वेलबींग ऑफ ए पर्सन। तो यहाँ पर बहुत सारा चीज मिल जाता है यहाँ पर, और इसी का हेल्थ का ही अच्छा स्टेट, हेल्थ का ही एक ऑप्टिमल स्टेट, हेल्थ का ही एक संपूर्ण स्टेट, होलिस्टिक स्टेट, इसी को वेलनेस कहा जाता है। अब मैं क्लास में समझाने के लिए बच्चों को बोलता हूं कि अगर एक चोर है, वो आपके घर में चोरी किया और चोरी करने के बाद वो निकल गया वहां से, तो वो क्या है? फिट है, यानी उसमें फिटनेस है, वो फिट है, लेकिन वो वेल या हेल्दी नहीं है। क्योंकि हेल्थ का कंसेप्ट क्या है? सोशल एंड इमोशनल साइकोलॉजिकल वेलबींग वहां जुड़ गया है। वेल भी नहीं है वो, ही इज फिट बट ही इज नॉट वेल, क्योंकि वो सोसाइटी के लिए फिट काम नहीं कर रहा है। आपको कोई एग्जाम्पल है? रॉबिन हुड जैसे डकैत हुआ करते थे, वो लोग लूट लेते थे, अमीरों को, गरीबों में बांट देते थे। लेकिन उनको भी अच्छा तरीका अपनाना चाहिए। जैसे बिल गेट्स लोग कमाने के बाद 80-90% संपत्ति अपनी एक दो बार दान कर चुके, फिर से कमा लेते हैं। तो ये हर किसी में क्षमता नहीं होती है। आपको अच्छे वे में उसको कमा सकते हैं, फिर उसको बांट सकते हैं, सोसाइटी में लौटा सकते हैं। तो लेकिन वो वेल नहीं है। तो वेलनेस क्या है? वेलनेस ऑप्टिमल स्टेट ऑफ हेल्थ। हेल्थ क्या है? हेल्थ इज नॉट मेयरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज बट इज कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड साइकोलॉजिकल। साइकोलॉजिकल में ही इमोशनल सब आ जाता है, इंटेलेक्चुअल भी, एंड साइकोलॉजिकल वेलबींग ऑफ ए पर्सन। ठीक है। और फिटनेस, देखिए मैं टॉपिक यहाँ लिख लेता हूँ ताकि मेरे लिए, क्योंकि आपको हो सकता है ठीक से दिख भी नहीं रहा हो, लेकिन मेरे लिए टॉपिक रहे कि सिलेबस से मैं स्टिक रहूँ। क्योंकि क्या होता है, आदमी पढ़ाते पढ़ाते और डिफरेंट बुक्स पढ़ते पढ़ते कभी कभी सब्जेक्ट से बाहर भी निकल जाता है, तो बीच में लौट के कहाँ तक है हम लोग। फिटनेस, फिटनेस सभी के अलग अलग है। अगर एक टीचर है और 6 पीरियड 7 पीरियड ले रहे हैं और एनर्जी के साथ ले रहे हैं, वो उसके लिए फिट है। एक बच्चा है, वो 6-7-8 पीरियड बैठ रहा है, 2 मिनट का जो गैप होता है एक टीचर के जाने आने का, उतने में रिफ्रेश हो जा रहा है, तुरंत फिर दूसरा चीज अडेप्ट कर ले रहा है। पहले अडॉप्ट कर रहा है, फिर अडेप्ट कर रहा है, तो वो इसका मतलब उसको समझ रहा है, उसको लिख रहा है, उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, तो स्टूडेंट के रूप में फिट है। एक खिलाड़ी है, वो खेल रहा है एक मैच और अगले मैच के लिए भी कुछ ही गैप में अपना रेडी कर रहा है, तो खेलने के लिए फिट है। एक डॉक्टर है, वो सुबह गया हॉस्पिटल में और शाम तक डॉक्टर ये मरीजों का इलाज कर रहा है, उनके साथ हंसते हुए मुस्कुराते बिहेव कर रहा है, और एक एनर्जी वहां शो कर रहा है, तो वहां उसके लिए फिट है। तो हर एक व्यक्ति के लिए, एक सैनिक है, वो लगातार युद्ध लड़ रहा है, फिर भी वो उसके अंदर एनर्जी बची हुई है, उसके अंदर जिस्ट बचा हुआ, तो उसके लिए फिट है। तो फिटनेस जो है सभी के लिए अलग अलग होता है। लेकिन किसी न किसी का अगर डिफिनेशन लिखना होगा, जैसे कि वेलनेस का डिफिनेशन है ऑप्टिमल स्टेट ऑफ हेल्थ, हेल्थ का डिफिनेशन WHO का डाल दीजिएगा। उसी तरह डेविड आर लैम्ब, जो है रेड कलर का उनका लैम्प है, ऐसा आप कल्पना कर सकते हैं। तो डेविड आर लैम्ब के अनुसार फिजिकल फिटनेस इज द सम ऑफ एक मिनट, थोड़ा सा इसको देख लेता हूं, क्योंकि फिटनेस जो है वो
क्योंकि आप डिफिनेशन जब बोलते हैं ना, तो अगर थोड़ा भी आपको लग रहा हो कि 19-20 है, तो डिफिनेशन फिजिकल फिटनेस द कैपेसिटी, सॉरी, फिजिकल फिटनेस द कैपेसिटी टू मीट प्रेजेंट, फिजिकल फिटनेस कैपेसिटी टू मीट प्रेजेंट। अब देखिए, फिटनेस जो है मेमोरी के मामले में अभी थोड़ा सा यहाँ गड़बड़ाया, क्योंकि अगर उसका पहला चीज आपको याद नहीं आ रहा है तो पूरा गड़बड़ा जाएगा। इसलिए ना पहला वाला को थोड़ा सा रिलेट करना ज्यादा जरूरी है। तो डेविड आर लैम्ब, तो रेड लाइट जो है वो देखते ही रुकना पड़ता है, इसे रिलेट कर लीजिए। तो अभी आज से मैं भी रिलेट कर ले रहा हूँ, ताकि उसको जो है आप भी याद रखिएगा और मैं भी अच्छे से। और एक मेथड भी इसी बहाने आपको मैंने दे दिया कि आप जब किसी चीज को रिलेट करते हैं, ऐसा चीज जो कि कभी नहीं भूल सकते, उससे जब रिलेट करते हैं उसको जो भूल रहे हैं, तो दोनों साथ मिलकर फिर याद रहता है। तो फिजिकल फिटनेस द कैपेसिटी टू मीट प्रेजेंट, फिजिकल फिटनेस द कैपेसिटी टू मीट प्रेजेंट, रेड, डेविड आर लैम्ब। तो डेविड रेड, रेड देखते ही प्रेजेंट में खतरा है, रुक गए। तो फिजिकल फिटनेस द कैपेसिटी टू मीट प्रेजेंट, यानी अभी मैं जो बोल रहा हूं उसको प्रेजेंट, उसको कैपेसिटी, अच्छी कैपेसिटी के साथ प्रेजेंट करना, जो कि मैंने कहा कि हर एक के लिए अलग अलग होता है। तो फिजिकल फिटनेस इज द कैपेसिटी टू मीट प्रेजेंट, और दूसरा पार्ट है इसका एंड पोटेंशियल फिजिकल चेंज और लाइफ। पोटेंशियल जो चेंज लाइफ आ सकता है, जैसे अचानक में आग लग जाए, दौड़ के आदमी भाग जाता है। देखिए, एनर्जी का अलग लेयर है। एक इमरजेंसी एनर्जी होती है, जैसे हम थक के भी सोए हुए हैं, आपको उठा रहा है, अरे आज बहुत थके हैं छोड़ दो, लेकिन उसी समय घर में आग लग जाए तो कोई नहीं बोलता कि हाँ थक के सोए हैं तो जल जाते हैं, वो दौड़ के भागेगा। अगर अर्थक्वेक का अगर सिग्नल आ गया, कोई भी चीज समझ में आया कि अर्थक्वेक होने वाला है, या कोई भी इमरजेंसी, घर में कोई बहुत तेजी से बहुत ज्यादा बीमार भी पड़ जाता है, तो एक इमरजेंसी एनर्जी होती है जो लग जाती है। तो फिजिकल फिटनेस द कैपेसिटी टू मीट प्रेजेंट एंड पोटेंशियल फिजिकल चेंज योर लाइफ विद सक्सेस। अब जैसे एग्जांपल के लिए जस्ट मैं गया हुआ था खेलने के लिए, लगातार बाहर बाहर था, तो वहाँ काफ़ी बीमार पड़ गया, काफ़ी बीमार पड़ गया। तो स्कूल से आने के बाद एनर्जी नहीं रहती थी कि कुछ जो है और भी किया जा सके। लेकिन इसी बीच में अभी हमारी माता श्री की तबीयत खराब हुई, फिर उनका स्वर्गवास भी हो गया। तो उस समय एनर्जी नहीं रहती थी, आकर मैं 2-2 घंटा 3-3 घंटा सो जाता था, क्योंकि बहुत हाई जो एंटीबायोटिक चला था और काफ़ी से सीरियसली इल था मैं। लेकिन उस समय जो है एक सब कुछ भूल के एक एक्स्ट्रा जो एनर्जी था लग गया, और वो 9-10 दिनों तक लगा रहा। लेकिन फिर धीरे धीरे फिर बॉडी जो है बोला कि बहुत ज़्यादा हो गया है, फिर मैं बीमार पड़ गया, फिर टेस्ट किया तो टाइफाइड निकला, और अभी उससे कॉप अप कर रहा हूँ धीरे धीरे। इसलिए फिटनेस बड़ा जरूरी है, आदमी फिट रहता है तभी अच्छा लगता है। तो अभी थोड़ा थोड़ा फिटनेस फिर से लौट रहा है तो अच्छा लग रहा है, लेकिन हाँ बॉडी को ज़्यादा स्ट्रेस आउट नहीं करना है, नहीं तो फिर आदमी बीमार पड़ सकता है। तो फिजिकल फिटनेस, वेलनेस एंड हेल्थ, जो वेलनेस हेल्थ और फिटनेस, मुझे लगता है इतना काफ़ी है, आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है, तो तीनों का इंपॉर्टेंस आपको एक ही जैसा लिखना है। तो तीनों इंपॉर्टेंस क्या है, तो आपकी वर्क इफिशिएंसी बढ़ेगी, आपकी लॉन्गेविटी बढ़ेगी, आप जो है एनर्जी के साथ जिएंगे, लिव विथ एनर्जी, लिव विथ इंथुजियाज्म, आपके जीवन में इंथुजियाज्म रहेगा। जब फिट रहता है, इंथुजियाज्म रहता है, एनर्जी रहती है, आपका आपका जो है लॉन्गेविटी बढ़ जाता है, यू विल बी अवे फ्रॉम डिजीजेज, आपकी जो है रोग से लड़ने की क्षमता, इम्यून पावर बढ़ जाता है। तो ये सारा कुछ जो है, आप स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, ये सबसे दूर रहते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो सब में आपको लिखना है। वर्क इफिशिएंसी बढ़ जाती है आपकी, और आप फील गुड करते हैं। कंपोनेंट या डायमेंशन ऑफ वेलनेस, हेल्थ एंड फिटनेस। तो सबसे पहले वेलनेस को ही लेते हैं कि वेलनेस कितने तरह का, बोले कि इनका ना वेलनेस जो है इसमें अच्छा है, स्पिरिचुअल वेलनेस है इनमें। जो आदमी ध्यान वान करता है उसके अंदर अलग सी शांति होती है। ऐसा मैंने पढ़ा है किसी बुक में कि रमन ऋषि जो है उनका कैंसर से डेथ हुआ, लेकिन लास्ट स्टेज में भी मुस्कुराते रहते थे, क्योंकि अंदर से स्पिरिचुअल वेलनेस उनमें ज़्यादा था। तो ये सबसे पहला वेलनेस हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो फिजिकल वेलनेस, एक स्पोर्ट्समैन के पास फिजिकल वेलनेस है। मेंटल या इंटेलेक्चुअल, मेंटल के अंतर्गत ही इंटेलेक्चुअल भी आ जाता है, मेंटल वेलनेस जिसमें इंटेलेक्चुअल भी आता है, इमोशनल भी आता है। ये वेलनेस यानी कि आप विपरीत परिस्थितियों में ठीक से सोच रहे हैं, ठीक से हरकत कर रहे हैं और उसको कॉप अप कर रहे हैं ठीक से, तो इंटेलेक्चुअल वेलनेस। इमोशनल वेलनेस,
असल में इमोशन, हम लोग जो भी कितने भी इंटेलेक्चुअल हैं, लेकिन हम लोग के अधिकतर डिसीजन इमोशन से प्रभावित होते हैं। अब घर में अगर आग लग जाए और किसी का बेटा या बेटी अंदर हो, तो उस समय वो जो है नहीं सोचता है कि उसका हाथ जलेगा या वो जल जाएगा, वो दौड़ के घुसना चाहता है अंदर। तो वहाँ डिसीजन किससे हुआ? इमोशन से हुआ। तो हम लोग कितने भी बुद्धिमान हैं, अधिकतर चीज़ें बहुत बुद्धिमान लोगों को मैं देखा है कि थोड़ा सा ईगो हर्ट होता है तो वो डिसीजन कुछ से कुछ ले लेते हैं। बहुत ही बुद्धिमान लोग भी, मेरे भी जीवन में खुद भी हुआ है कि जब कभी ईगो हर्ट हो गया, कभी कुछ सेल्फ स्टीम पर लगा, मैंने उसको अच्छा नाम दे देते हैं हम लोग। ईगो थोड़ा सा निगेटिव लगता है, सेल्फ स्टीम थोड़ा सा उसको हम लोग ढक लेते हैं। तो सेल्फ स्टीम पे जब लगा तो फिर मैं भी लाइन हमेशा बोलता हूँ कि उसूलों पे अब जब आँच आए, बशीर बद्र जी का लिखा है कि उसूलों पे जब आँच आए तो टकराना जरूरी है, जिंदा है तो जिंदा नजर आना जरूरी है। तो ये इमोशन पे हम लोग ज़्यादा रहते हैं, इमोशनल वेलबींग। तो इसको भी बैलेंस रखना। डैनियल गोलमैन की बहुत अच्छी किताब है इसका, इमोशनल इंटेलिजेंस। तो उसको पढ़ने पर ही है कि कैसे उसको हम बैलेंस करें। उसका सबसे अच्छा उपाय है कि इमोशनल का, कि चाहे एंगर हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे आपका ईगो हर्ट हो, तो उस समय आपको डिसीजन लेने में थोड़ा सा डिले करना है, थोड़ा सा रुक जाना, वेट। तो थोड़ा सा रुक जाएंगे हम लोग अगर, तो हम लोग ज़्यादा अच्छा उसको, इमोशन जब थोड़ा सा हावी ना हो उस समय फैसले ले तो ज़्यादा अच्छा लेंगे। तो कंपोनेंट कह सकते हैं, क्वेश्चन में कंपोनेंट आ सकता है या डायमेंशन आ सकता है। तो डायमेंशन ऑफ वेलनेस में फिजिकल वेलनेस, इंटेलेक्चुअल वेलनेस, इसी को स्लैश देके मेंटल वेलनेस, आप दोनों में से कुछ भी याद आया लिख सकते हैं। इमोशनल वेलनेस, सोशल वेलनेस। अब सोसाइटी में बहुत लोग इंटरेक्ट ठीक से नहीं कर पाते, सोशल एडजस्टमेंट नहीं हो पाता है बहुत अच्छे से। खुद मेरा जो बड़ा पुत्र है उसको सोशल एडजस्टमेंट बड़ी दिक्कत है शुरू से। और कारण क्या है मालूम नहीं, क्योंकि एक ही माहौल में छोटे और बड़े दोनों रह रहे हैं। तो बड़े वाले का इमोशनल शुरू से ही थोड़ा सोशल एडजस्टमेंट ठीक नहीं है, जबकि हम लोग समझाते रहते हैं और सब कुछ बताते रहते हैं फिर भी। इन्वायरमेंटल वेलनेस, इन्वायरमेंटल वेलनेस में सब कुछ जो बाहर में है, इन्वायरमेंटल, इन्वान सबसे बना, ENVIRON, इन्वान। इन्वान मीन्स जो आपको चारों से, इन्वायरमेंट सराउंडिंग, जो भी आपको चारों से घेरे हुए है। अब इसमें भी फिजिकल इन्वायरमेंट है, सोशल इन्वायरमेंट है, इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट है, स्पिरिचुअल इन्वायरमेंट, बहुत तरह के इन्वायरमेंट आ जाते हैं वाइड सेंस में। तो इन्वायरमेंट वेलनेस मतलब कि बाहर का जो वेलनेस है इन्वायरमेंट का, वो। फाइनेंशियल वेलनेस बहुत जरूरी है। पहले जिस समय संत कबीर थे, जो कि आधा वही ओढ़नी वही बिछौना बोला जाता था, कि आधा जो है कंबल, वही कंबल आधा बिछाते थे, आधा ओढ़ लेते थे। वो भी उन्होंने भी कहा था कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं साधु न भूखा जाए। तो इस तरह के जो फीलिंग रखने वाले लोग जो कि एकदम फकीर थे, तो वो भी बोलते थे कि इतना दीजिए, माने कुछ तो चाहिए। तो आज के डेट में तो जीने के लिए बहुत कुछ चाहिए। तो फाइनेंशियल वेलनेस अगर नहीं हो, गरीबी अपने आप में एक रोग है, अभिशाप है। तो फाइनेंशियल वेलनेस होना चाहिए। मोरल, और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मैं मानता हूँ कि अगर जीवन में सबको मिलकर जीना है और पूरी दुनिया को साथ मिलकर जीना है, तो किसी भी धर्म की जरूरत नहीं है, मानवता की जरूरत है मानवता की, इस सभी के अंदर। तो आज के डेट में हम लोग यूनिवर्सल विलेज में रह रहे हैं, तो सारे जाति, सारे धर्म, सबको छोड़कर एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाना चाहिए, और वो है मोरल वेलनेस और स्पिरिचुअल वेलनेस। अगर आपके अंदर मोरलिटी है कि हमको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, तो आप पूरी दुनिया में आप जा सकते हैं और अच्छे से जी सकते हैं। और अगर लोगों में भी वही चीज़ आ जाए तो वो आपको अच्छे से जीने दे सकते हैं। तो हम जियो और जीने दो के सिद्धांत के अनुसार एक जो है, क्योंकि अभी अगर किसी भी कारण से, चाहे वो ईगो हो, एंगर हो, किसी भी कारण से अगर युद्ध होगा तो हम में से कोई भी बचने वाला नहीं है। तो हम सब एक दूसरे पर डिपेंडेंट, हम लोग एक ऐसे नाव पर है जहाँ कोई नहीं बोल सकता है कि हम अपने ही नाव के नीचे छेद करें, उससे आपको क्या जा रहा है। जहाँ भी छेद होगा हम सब जाने वाले हैं, तो हम सब जुड़े हुए हैं। तो लोगों को मिलकर समझाना चाहिए अभी एक दूसरे को, और पूरी दुनिया में संदेश फैलना चाहिए कि अगर आप कोई भी मान्यता रखते हैं, अपने घर के अंदर मान्यता रखिए, घर के बाहर आइए, तो पूरी दुनिया में एक चीज़ होना चाहिए, कुछ मोरल वैल्यूज, मोरल कोड्स होने चाहिए जो सबको मानने चाहिए। तो स्पिरिचुअल और मोरल वेलनेस, इसके साथ ही ये वेलनेस का डायमेंशन आप 5-6 तो लिख ही दीजिएगा। हेल्थ के कौन कौन से एस्पेक्ट है, हेल्थ के जो डायमेंशन उसको एस्पेक्ट कह सकते हैं आप, तो उसमें फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल और सोशल, 4 एस्पेक्ट्स हैं हेल्थ के। जो कि मैंने कहा कि हेल्थ इज नॉट मेरी द एब्सेंस ऑफ डिजीज बट इज कंप्लीट फिजिकल। तो फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ,
इसको ऐसा आप लिख सकते हैं, फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ, जिसमें एथिकल, मोरल वैल्यू सारे आ जाते हैं, स्पिरिचुअल हेल्थ, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट सोशल हेल्थ, क्योंकि सोसाइटी में ही जीना है हर किसी को। फिटनेस जो है, अब बॉडी में मैं फिट हूँ, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि अभी मैं पहले से फिट हो रहा हूँ। और कोई कोई बहुत फिट होता है, एक हाथ पे ऐसे खड़ा हो गया, बहुत तरह की एक्टिविटी कर रहा है और आंखों में एनर्जी भरा हुआ है उसका, आपके पूरे एक्शन में लग रहा है कि उसमें एनर्जी बहुत भरा हुआ है अंदर से, जैसे छोटे बच्चों में अधिकतर होता है। तो ये जो इसके एस्पेक्ट क्या क्या है, तो पहला है स्ट्रेंथ। मैं यहाँ खड़ा हूँ तो सबसे पहले तो स्ट्रेंथ अगर बॉडी में थोड़ा भी नहीं रहेगा मैं गिर जाऊंगा, तो स्ट्रेंथ। अब स्ट्रेंथ इज द एबिलिटी, स्ट्रेंथ क्या है ये भी बताते चलो साथ साथ, 5 एस्पेक्ट हैं इसके। तो पहला है स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ इज द एबिलिटी ऑफ ए मसल और ए ग्रुप ऑफ मसल टू एक्सर्ट फोर्स। एक मसल या ग्रुप ऑफ मसल को फोर्स लगाने की क्षमता स्ट्रेंथ है। और स्ट्रेंथ, या दूसरा डिफिनेशन लिख सकते हैं, स्ट्रेंथ इज द एबिलिटी टू ओवरकम रेसिस्टेंस। स्ट्रेंथ इज द एबिलिटी टू ओवरकम रेसिस्टेंस। तो ये दोनों में से कोई भी आप लिख सकते हैं, ठीक है, स्ट्रेंथ के बारे में। तो स्ट्रेंथ का मैं यहीं पर बताते चलता हूँ पांचों को एक एक करके। तो स्ट्रेंथ का प्रकार क्या है, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैं इसको आराम से बता रहा हूँ। तो स्ट्रेंथ के 2 प्रकार हैं, स्टैटिक स्ट्रेंथ, डायनेमिक स्ट्रेंथ। स्टैटिक स्ट्रेंथ, डायनेमिक स्ट्रेंथ। स्टैटिक स्ट्रेंथ जब मूवमेंट विजुअल नहीं हो, इसको आइसोमेट्रिक स्ट्रेंथ भी बोलते हैं, जिसको डायनामोमीटर से नापा जाता है। स्टैटिक स्ट्रेंथ, जैसे मैं खड़ा हूं तो स्टैटिक स्ट्रेंथ, कुछ वेट हैवी ले लिया और खड़ा हूं, हिल नहीं रहा हूं, तो स्टैटिक स्ट्रेंथ है। डायनेमिक स्ट्रेंथ अब 3 तरह का होता है। तो स्पोर्ट्स में 90% मूवमेंट में डायनेमिक स्ट्रेंथ ही काम आता है। तो डायनेमिक स्ट्रेंथ में 3 तरह का, मैक्सिमम स्ट्रेंथ, एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ एंड स्ट्रेंथ इंड्योरेंस। फिर से सुनिए, मैक्सिमम स्ट्रेंथ, एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ इंड्योरेंस। अब मैक्सिमम स्ट्रेंथ क्या है, व्हेन आवर मसल फोर्स मैक्सिमली, इट इज मैक्सिमम स्ट्रेंथ। या व्हेन आवर मसल एक्ट अगेंस्ट मैक्सिमम रेसिस्टेंस, दैट इज मैक्सिमम स्ट्रेंथ। एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ, एक्सप्लोसिव मीन्स एक्सप्लोजन, धमाका। तो कभी कभी मैं हंसी मजाक में क्लास में बोलता हूँ कि राजू श्रीवास्तव जी का जो है एक वीडियो था, उसमें था कि जो एंकर जहाँ भी कहीं पहुँच जाते हैं, अब कहीं बम ब्लास्ट हुआ तो वहाँ पहुँच के पूछ रहे हैं कि ये बम जो फटा वो कैसे फटा, क्या अचानक में ऐसा फटा। तो जो आदमी था गुस्से में था कि उसको चोट लगा हुआ था, और इस तरह का क्वेश्चन पूछे तो बोले कि नहीं, बम जी लुढ़कते हुए आए, मेरे पास आकर पूछे क्या मैं फट सकता हूँ। मैंने हाँ हाँ फट लीजिए, तब वो धड़ाम से फटे। तो इस तरह से जो है एक्सप्लोजन यानी कि स्पीड, क्योंकि उसमें टाइम नहीं लगता है, स्पीड। तो एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ, जहां स्ट्रेंथ आप अप्लाई करते हैं स्पीड के साथ, तो एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्पीड एंड स्ट्रेंथ, तो एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ होता है। तो एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ इज द कॉम्बिनेशन ऑफ स्पीड एंड स्ट्रेंथ। जैसे एग्जांपल देखिए, मैक्सिमम एग्जांपल अगर आप दे दीजिएगा ना तो ज़्यादा क्लैरिटी आएगी आंसर में, और जो भी चेक करेंगे वो एक नज़र में देख लेंगे और आपको भी क्लैरिटी रहेगी दिमाग में। मैक्सिमम स्ट्रेंथ का एग्जांपल आप दीजिएगा। स्टैटिक स्ट्रेंथ का एग्जांपल आप दे सकते हैं, पुशिंग अगेंस्ट वॉल, के कीपिंग ए हैवी लोड ऑन हेड और शोल्डर एंड स्टैंडिंग पोजीशन। और जो इसका है एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ का, सॉरी स्टैटिक में, और अब डायनेमिक में मैक्सिमम स्ट्रेंथ का एग्जांपल है डिफरेंट फेजेस ऑफ वेट लिफ्टिंग, जो उठाते हैं हम लोग, तो वो वेट लिफ्टिंग में। और मैक्सिमम जो है कभी भी अगर सम फेजेस ऑफ रेसलिंग मैक्सिमम स्ट्रेंथ लगा के किसी को उठा के पटके हम, तो वहाँ मैक्सिमम स्ट्रेंथ का काम आता है। एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ जहाँ तेजी से, जैसे लास्ट टेकअप ऑफ लॉन्ग जंप में टेकअप बोल के जोर से मारे पैर और के, लास्ट स्टेप ऑफ हाई जंप, स्मैशिंग इन वॉलीबॉल, स्मैशिंग इन लॉन टेनिस, किकिंग फास्टली, किकिंग विथ फुल एनर्जी इन फुटबॉल, तो जोर से किक मारे जब, तो उसमें मैक्सिमम। या थ्रोइंग इवेंट, शॉट पुट, लास्ट फेज ऑफ शॉट पुट, उसको धीरे से नहीं जाएगा, तेज, यानी स्ट्रेंथ भी और स्पीड भी। डिस्कस, जेवलिन, ये सारे में लास्ट स्टेज में लास्ट जो फेज आता है यहाँ पर एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ लगता है। और लास्ट है स्ट्रेंथ एंड्योरेंस। एंड्योर करना मीन सस्टेन करना, तो जिस चीज को, अब स्ट्रेंथ को अगर हम सस्टेन कर रहे हैं, किसी में ये कैपेबिलिटी है कि स्ट्रेंथ को सस्टेन कर सकता है, जैसे आर्म रेसलिंग हो रहा है, दोनों आदमी की पावर एनर्जी बराबर है, मैक्सिमम स्ट्रेंथ बराबर है,
लेकिन इसका स्ट्रेंथ एंड्योरेंस ज़्यादा है अगले आदमी का, तो वो दूसरे को बाद में गिरा देगा। तो स्ट्रेंथ एंड्योरेंस इज द कैपेसिटी टू सस्टेन स्ट्रेंथ फॉर लॉन्गर पीरियड टाइम। स्ट्रेंथ को लॉन्गर पीरियड टाइम तक सस्टेन करने की जो एनर्जी है उसी को स्ट्रेंथ एंड्योरेंस कहा जाता है। तो यानी कि स्ट्रेंथ का दो प्रकार हो गया, स्टैटिक डायनेमिक। डायनेमिक फिर तीन तरह का हो गया, मैक्सिमम स्ट्रेंथ, एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ एंड्योरेंस। यहाँ स्ट्रेंथ खत्म हुआ, दूसरा है एंड्योरेंस। एंड्योरेंस जैसे मैंने बता ही दिया, एंड्योरेंस इज द कैपेसिटी ऑफ ए मसल और ए ग्रुप ऑफ मसल to do any work continuously for a longer period of time। या फिर इसको डिफाइन किया जाता है, एंड्योरेंस इज द एबिलिटी टू रेसिस्ट फटीग, थकान। अब थकान के बावजूद भी रेसिस्ट करके काम करते रह रहे हैं, तो दैट इज एंड्योरेंस। एंड्योरेंस जो है वो टाइम के आधार पर अधिकतर हम लोग लिखते हैं, और अधिकतर बुक में भी है, टाइम के आधार पर 4 तरीके का है। सबसे पहले स्पीड एंड्योरेंस, जहां स्पीड को हम थोड़ा लंबा खींच सकते हैं, जैसे 400 मीटर रेस को किंग ऑफ ट्रैक कहा था, क्योंकि वहां स्पीड भी चाहिए, एंड्योरेंस चाहिए, तभी जीत सकते हैं। तो 40 to 50 सेकेंड, कहीं कहीं 45 सेकेंड लिखा हुआ है, 45 सेकेंड तक का जो तेजी से दौड़ना हुआ, दैट इज स्पीड एंड्योरेंस। स्पीड को सस्टेन किए, क्योंकि जब आप स्पीड दौड़िएगा ना तो 5 सेकंड में ही थक जाएगा, 10 सेकंड में। 100 मीटर में ही आदमी हाँफने लगता है, जान निकलने लगती है अगर फुल स्पीड भाग रहा है तो। लेकिन उसको अगर सस्टेन करके, उसको अगर रेगुलर वे में, उसको कंटिन्यूस करके आगे तक हम ले जाते हैं, तो वो हो गया स्पीड एंड्योरेंस। 45 सेकंड से ज़्यादा और 2 मिनट से कम, यानी कि 400 से 800 मीटर के बीच का जो दौड़ होता है, 800 मीटर तक का रेस, वहां तक का उसको कहा जाता है शॉर्ट टर्म एंड्योरेंस। यानी कि 45 सेकंड से 2 मिनट हो गया शॉर्ट टर्म एंड्योरेंस। 800 मीटर तक, 2 से 2.25 2.5 तक तो सब कोई 800 भाग लेता है, तो वो हो गया शॉर्ट टर्म। लेकिन 2 मिनट से ज्यादा और 15 मिनट तक, यानी कि जहां पर 3000 स्टीपल चेस तक और 1500 मीटर का जो रेस होता है, यहां तक में, ये जो है पूरा का पूरा है आपका मिड टर्म एंड्योरेंस। यानी कि थोड़ा याद रखिए, 45 सेकंड से कम, वो कुछ भी अगर तेजी से कर रहे हैं तो स्पीड एंड्योरेंस। 45 सेकंड से ज़्यादा और 2 मिनट तक का, या कहीं कहीं 3 मिनट तक लिखा हुआ है, 2 ऐसा कर दिया 2 to 3 मिनट, तो यहाँ पर हो गया शॉर्ट टर्म एंड्योरेंस। 2 to 3 मिनट से लेकर 2 मिनट से लेकर 2 मिनट से ज़्यादा और 15 मिनट तक, तो ये हो गया मिड टर्म। और 50 मिनट से ज़्यादा कितना भी अगर आप कर रहे हैं तो सारा लॉन्ग टर्म एंड्योरेंस है। इसमें भी कहीं कहीं और एक्स्ट्रा लिखा हुआ है बेसिक एंड्योरेंस। बेसिक एंड्योरेंस मीन्स बेसिक काम करने का। जनरल एंड्योरेंस मतलब जनरल जो काम साथ में हम लोग जोड़ के करते हैं, चलना दौड़ना, ये सब जनरल में आता है। बेसिक एंड्योरेंस हो गया जो जिसके बेसिक नीड के लिए जो हम करते हैं, जैसे खाना पीना, उठना बैठना, ये सब। जैसे बुढ़ापा में बेसिक एंड्योरेंस भी है तो काफ़ी है करने का। लेकिन उसके बाद आ जाता है थोड़ा सा हम लोग के लिए जनरल एंड्योरेंस तो होना ही चाहिए, चलना दौड़ना, थोड़ा यहाँ तक जाना वहाँ आना है, बहुत सारे काम निपटाने हैं, तो जनरल एंड्योरेंस। और तब आता है कि स्पेसिफिक एंड्योरेंस। तो बेसिक, जनरल, स्पेसिफिक, ये 3 एंड्योरेंस भी कहीं कहीं अलग से लिखा हुआ है। अकॉर्डिंग टू टाइम, ये 4 हो गया। अकॉर्डिंग टू वर्क, बेसिक एंड्योरेंस, जनरल एंड्योरेंस, स्पेसिफिक। स्पेसिफिक एंड्योरेंस होता है किसी किसी का स्पेसिफिक चीज़ों में एंड्योरेंस बढ़ा रहता है। अब कोई है जो पेंटिंग करता है तो बहुत देर तक पेंटिंग कर सकता है। कोई है कि वॉलीबॉल खेल रहा है तो वो थकान भूल जाता है। जैसे अभी भी इस उम्र में भी हम लोग खेलने लगते हैं जब, तो भूल जाते हैं उम्र क्या है, और थकान उसमें होती भी तो उसको इंडोर कर जाते हैं, और उसमें मजा आते रहता है क्योंकि उस स्किल को हम जानते हैं। कोई क्रिकेट खेलता है लंबे समय, तो कोई हॉकी खेल सकता है, जिसमें जिसका इंटरेस्ट है। इसलिए जो स्किल आप सीखे हुए हैं कोई एक, तो उसको आदमी को नहीं छोड़ना चाहिए, थोड़ा बहुत खेलते रहना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर आपकी बॉडी और माइंड ज़्यादा अच्छा फील करता है और आप वहाँ एनर्जाइज रहते हैं। तो ये हो गया एंड्योरेंस। स्पीड, अब स्पीड नाम से ही लग रहा है, हर कोई जानता है स्पीड मतलब तेजी से। तो स्पीड इज द एबिलिटी टू डू एनी वर्क इन क्विकेस्ट पॉसिबिलिटी एंड शॉर्टेस्ट पीरियड टाइम। किसी भी वर्क को अकॉम्प्लिश करना, फिनिश करना क्विकेस्ट पॉसिबिलिटी में एंड शॉर्टेस्ट पीरियड टाइम में, यही है स्पीड। अब स्पीड के प्रकार क्या है, तो सबसे पहले तो रिएक्शन स्पीड। जैसे आपको स्टिमुली दिया, ब्रेन में से स्टिमुली दिया और आप फास्ट रिएक्ट किए, दैट इज कॉल्ड रिएक्शन स्पीड। दूसरा मैक्सिमम स्पीड। अब मैक्सिमम स्पीड 2 आदमी का ज़्यादा है, दोनों आदमी का बराबर है, मतलब दोनों दौड़ते हैं तो मैक्सिमम जब पहुंचते हैं तो दोनों एक बराबर हो जाते हैं। तो ये मैक्सिमम अगर दोनों का बराबर है और रिएक्शन किसी का ज़्यादा अच्छा है तो गो बोलते हैं, जो पहले निकल गया जीत जाएगा। थर्ड होता है एक्सीलरेशन स्पीड।
एक्सेलरेशन स्पीड का मतलब होता है एक्सेलरेट जल्दी कर पाना, क्योंकि हर कोई मैक्सिमम स्पीड पे पहुंचने का अलग अलग टाइम होता है। पहला ही स्टेप पे हम मैक्सिमम नहीं पहुंचते हैं, 3 to 5 सेकंड ऐसा लग जाता है अधिकतर लोगों को अपना मैक्सिमम स्पीड पहुंचने का। तो जो उसको घटा पाता है उसकी एक्सेलरेशन स्पीड ज़्यादा होती है, एक्सेलरेट जल्दी कर पाता है। जैसे होता है ना कि कार में या बाइक में लिखा रहता है कि 5 सेकंड में मैक्सिमम स्पीड पहुंच सकते हैं, तो वही बीच का एक्सेलरेशन है कि कितना जल्दी एक्सेलरेट कर सकते हैं। तो एक्सेलरेशन स्पीड का मतलब होता है कि कितना जल्दी एक्सेलरेट करके मैक्सिमम पहुंच पा रहे हैं। वो कैपेसिटी अगर किसी में ज़्यादा है तो जल्दी एक्सेलरेट करके मैक्सिमम पहुंचेगा तो उसकी जीतने की कैपेसिटी, जीतने के चांसेस बढ़ जाएंगे। यानी स्पीड का 3 पार्ट हो गया, रिएक्शन स्पीड, एक्सेलरेशन स्पीड, मैक्सिमम स्पीड। फ्लेक्सिबिलिटी, कहीं के लोकोमोटर स्पीड भी डाला हुआ है। लोकोमोटर मीन्स उसका जो फंक्शनिंग है पूरा बॉडी का वो ठीक ठाक जा रहा है, लेकिन ये 3 बेसिक है। फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी इज द एबिलिटी ऑफ जॉइंट्स ऑफ द बॉडी टू डू या टू अलाउ द बॉडी टू डू लार्जर रेंज ऑफ मूवमेंट। अब ये उंगली यहाँ से यहाँ तक जा रही है, यानी मेरी फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ तक है, किसी की यहाँ तक है, किसी की सट जा रही है तो इसकी फ्लेक्सिबिलिटी उसकी ज़्यादा होगी। हाथ यहाँ तक जा रहा है, किसी का पूरा पीछे सट जा रहा है, कोई ऐसे हाथ बांध के ऐसे उठा के यहाँ तक ला रहा है, कोई पैर इधर रख ले रहा है। तो जो ज़्यादा लार्जर रेंज ऑफ मूवमेंट कर रहा है, जो जिम्नास्ट है, जैसे जो योगी हैं और आसन बहुत अच्छा करते हैं लोग, जहाँ तहाँ से रख लेते हैं बॉडी, पैर इधर उधर, तो ये सारा हो गया फ्लेक्सिबिलिटी। तो फ्लेक्सिबिलिटी इज द एबिलिटी ऑफ जॉइंट्स ऑफ द बॉडी टू डू लार्जर रेंज ऑफ मूवमेंट, क्योंकि हड्डी बीच से मुड़ती नहीं तो ज्वाइंट से ही मुड़ेगी, तो ज्वाइंट से ज़्यादा मुड़ पाए इधर उधर, उसी की एबिलिटी को फ्लेक्सिबिलिटी कहते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी बेसिकली 2 ही तरह का होता है, एक्टिव और पैसिव। एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी क्या है, जब आप खुद से अपनी खुद एक्टिव होकर फ्लेक्सिबिलिटी ला रहे हैं तो एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी। ये भी इसको भी 2 भाग में बांटा गया है ऐसे, एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी को स्टैटिक और डायनेमिक। तो स्टैटिक मीन्स ऐसे हाथ रखें तो ये स्टैटिक, यहाँ तक ला रहे हैं, और थोड़ा झटका दे के लाए तो डायनेमिक। तो किस डायनेमिक थोड़ा सा ज़्यादा होता है स्टैटिक से, जैसे यहाँ तक लाए हाथ, यहीं तक ला रहा है, थोड़ा झट दे दिए तो थोड़ा और पीछे तक, तो ये हो गया। लेकिन ये एक्टिव के अंदर अपने से किए। और दूसरा होता है पेसिव फ्लेक्सिबिलिटी। पेसिव फ्लेक्सिबिलिटी जब कोई और हेल्प करता है आपको फ्लेक्सिबिलिटी में। तो याद रखिएगा, कभी कभी पूछ दे तो ऑब्जेक्टिव में या कहीं भी कि विच एम्पलीट्यूड या एम्पलीट्यूड इज मोर एक्टिव और पेसिव, तो आप लिखिएगा पेसिव फ्लेक्सिबिलिटी हैज मोर रेंज, मोर एम्पलीट्यूड। पेसिव फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा रेंज तक आपका फंक्शन अलाउ करता है, क्योंकि ये हेल्प से होता है किसी का। बहुत लोग सोचते हैं एक्टिव ज़्यादा होगा, इसलिए बहुत बच्चे गलत कर देते हैं। तो पेसिव फ्लेक्सिबिलिटी का जो रेंज है वो हमेशा एक्टिव से ज़्यादा होता है। लास्ट कोऑर्डिनेशन इसमें है, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें कुछ पूछ देता है, या तो ऑब्जेक्टिव में या फिर डायरेक्ट भी पूछ सकता है। कंपोनेंट ऑफ फिजिकल फिटनेस में एक ही बार में अगर पूछेगा तो आपको 5 लिखना पड़ेगा। कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज बेसिकली क्या है? कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी इज द एबिलिटी टू कोऑर्डिनेट बिटवीन बॉडी एंड माइंड। बॉडी और माइंड आपस में कितना अच्छा कोऑर्डिनेट कर सकता है एक दूसरे को, इसी एबिलिटी को कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी बोलते हैं। इसका बैलेंस जिसका जितना अच्छा होता है, उसका ग्रेसफुल मूवमेंट होता है, वो ज़्यादा अच्छा रिदम में काम करता है। तो ये 7 टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज डिफरेंट बुक्स में है, आपके सिलेबस में भी है। अब ये 7 टाइप्स को याद करना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन मैं इंटरेस्टिंग वे में याद कराता हूँ। तो ABCDEFG, इसको ना कोई जानवर से हम रिलेट करेंगे। तो A फॉर एप्पल की जगह A फॉर एप कर देंगे। द एज ऑफ एप्स आया था, मतलब कि ऐसा समझदार दिमाग वाला बंदर। B से बैट यानी चमगादड़, C से कैट मीन्स बिल्ली, D से डॉग कुत्ता, E से एलिफेंट, F से फिश और G से गोट। अब इसको रिलेट करके आप कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज याद कर सकते हैं, कोऑर्डिनेशन और कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो इसको भी देख लीजिए, 12 में भी ये है, 12 के भी लास्ट चैप्टर में आपके काम आएगा, इसलिए अभी से अगर याद रहेगा तो 12 में भी आपका एक इंपॉर्टेंट चीज याद हो जाएगा। ऐप में क्या होता है? 2 काम को एक साथ भी जोड़ के करने का, माने यानी कि एबिलिटी है कि एक हाथ अगर ऐसे ऐसे जा रहा है तो दूसरा अलग तरीके से भी जा सकता है। तो उस चीज की एबिलिटी का जो है वो है उस एबिलिटी को ही जो हम कपलिंग एबिलिटी कहते हैं, कि 2 या 2 से ज्यादा एक्टिविटी को एक साथ कंपाइल करके कपल में हम साथ ले जाए, COUPLING, कपलिंग एबिलिटी। तो एप
को अगर एक पिंजरे में रख दिया गया, क्योंकि ऐसा एग्जाम्पल मैंने पढ़ा है, और वहाँ पर बेंचेस रख दिए गए, कुछ स्टूल्स रख दिए गए, ऊपर केला बांध दिया गया, वो चारों से जंप किया, वहाँ तक नहीं पहुँच पाया। कुछ देर बाद देखा कि वहाँ पर स्टूल पड़ा, स्टूल को ले आया, एक स्टूल पे चढ़ा, देखा नहीं हो पाया, अगला स्टूल से छोटा उसके ऊपर रखा, देखा पहुँच गया। यानी उसके अंदर वो क्षमता है कि चीज़ों को ऐड करके कर सकते हैं, दैट इज कॉपलिंग एबिलिटी। दूसरा है बैट। बैट जो है उसकी आंखें तेज नहीं होती हैं, तो वो उड़ते हुए एक अल्ट्रासोनिक वेव छोड़ता है और वहाँ उसी से जो है वो मुड़ जाता है। तो उसमें एक सर्टेन टाइम और स्पेस पे वो कहाँ है उसको बहुत अच्छा पता है, तो उसको कहते हैं, उस चीज को ही कहा जाता है ओरिएंटेशन एबिलिटी। तो फुटबॉल में एक आदमी बॉल लेके भाग रहा है, तो फील्ड में मैदान में वो कहाँ है उसको ये पता है, मैदान के गोल पोस्ट से कितना दूर है, किस ओर भाग रहे हैं। ऐसा नहीं कि अपने गोल पोस्ट की तरफ बॉल लेके भागने लगेगा, उसको ये भी पता, साथ में कौन कौन आ रहा है वो भी पता है, और मेरे प्लेयर्स कहाँ कहाँ है वो भी उसको पता है। तो एक सर्टेन टाइम स्पेस जितना अच्छा पता है जिसको कि वो कहाँ है, वो उतना बेहतर स्पोर्ट्स में परफॉर्म कर पाता है। अब वॉलीबॉल में खेल रहे कि लिफ्ट हुआ, बॉल कहाँ है और पूरा ग्राउंड कहाँ है, ब्लॉकर का हाथ कहाँ होगा, ये जितना अच्छा क्लियरली जिसको पता है वो उतना अच्छा स्मैशर हो सकता है। तो वहां पर ये है, इसको कहते हैं ओरिएंटेशन एबिलिटी। पहला हो गया कॉपलिंग, दो या दो से ज्यादा एक्टिविटीज को कंपाइल कर पाना और साथ कर। दूसरा हो गया ओरिएंटेशन एबिलिटी, तो आपको ऐप से रिलेट कर लेना है कपलिंग को, बैट से रिलेट कर लेना है ओरिएंटेशन को, कि बैट उड़ रहा है उसको पता है कि कब कहाँ टकरा सकते हो जा रहा है। और थर्ड हो गया कैट। कैट का तो सबको मालूम है कि कैट को बोला जाता है घर के अंदर बंद करके कभी मत मार के भगाइए, वरना वो कभी भी अटैक कर सकते हैं और बड़ा इफेक्टिवली अटैक करें, क्योंकि उसका रिएक्शन टाइम बहुत अच्छा होता है। चूहा का वेट करते रहेगी, चूहा निकलेगा साक से रिएक्शन करेगी, इसलिए उसको शेर की मौसी भी कहा जाता है शिकार में। तो वो जो है उनका क्या रिएक्शन एबिलिटी। तो पहला कॉपलिंग, दूसरा हो गया ओरिएंटेशन, तीसरा हो गया रिएक्शन एबिलिटी, चौथा डॉग। डॉग को बहुत आप लोग के समय तो अब कम हो गया सर्कस, हम लोग के समय सर्कस बहुत हुआ करता था। उस सर्कस में एक जरूर एक्टिविटी रहता था कि डॉग्स आते थे और दो पैर पर लाइन से घूम रहे हैं, दो पैर पर घूम रहे हैं। बैलेंसिंग उनका बड़ा अच्छा था, क्योंकि आदमी के साथ बहुत ज़्यादा घुल मिल के अगर कोई जानवर रहता है तो डॉग है। तो डॉग जो है वो दो पैर पे घूमता था, साइकिल चलाता था, पतला सा रस्सी पर चलता था, तो यानी उनमें बैलेंसिंग बहुत अच्छी होती है। तो डॉग को रिलेट कर लीजिएगा बैलेंसिंग एबिलिटी से। तो 4 एबिलिटी होगी। पांचवा है एलिफेंट। अब देखिए डायनासोर एलिफेंट से भी बहुत बड़े जानवर थे, बहुत भारी जानवर थे, लेकिन वो सब विलुप्त हो गए क्योंकि अडेप्ट नहीं कर पाए डिफरेंट सिचुएशन में। प्लेयर भी अगर अडेप्ट नहीं कर पाते डिफरेंट सिचुएशन, तो अपने ग्राउंड में तो अच्छा खेलता है, लेकिन वही प्लेयर दूसरे ग्राउंड में अच्छा नहीं खेल पाता है, यानी उसकी अडेप्टेशन एबिलिटी ठीक नहीं है। यानी कि डिफरेंट सिचुएशंस में जल्दी अडेप्ट कर लेने की एबिलिटी को एडेप्टेशन एबिलिटी कहते हैं। ये भी बड़ी जरूरी है प्लेयर के लिए, क्योंकि प्लेयर को डिफरेंट स्पेस में डिफरेंट टीम्स के साथ अलग अलग खेलना पड़ता है, डिफरेंट सिचुएशंस में खेलना पड़ता है, डिफरेंट क्लाइमेट में खेलना पड़ता है। तो वो हो गया एडेप्टेशन एबिलिटी 5। छठा फिश, मछली। मछली को लोग एक्वेरियम में रखते हैं, क्यों? उसका तैरते बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि तैरने में उसका रिदम होता है। तो जिसके किसी भी फंक्शन में रिदम होता है, कोई प्लेयर को देखिएगा उसको लोग बार बार देखना चाहता है खेलते हुए, क्योंकि उसकी शॉट्स मारने में रिदम होता है, उसके स्मैश में रिदम होता है, उसके एक्टिविटी में रिदम होता है, तो देखने वालों को अच्छा लगता है। तो वो उस रिदम से आपकी एनर्जी भी बचती है। जो रिदमिक एक्टिविटीज होती है, रिदम में अगर आप रनिंग कर रहे हैं, आपके पैर में रिदम है, तो आपका एनर्जी बहुत सेव होता है। तो रिदम एबिलिटी। तो पहला आपका फिर से देख लीजिए, पहला क्या था? कॉपलिंग, कॉपलिंग, ओरिएंटेशन, रिएक्शन, बैलेंसिंग, एडेप्टेशन, रिदम, और लास्ट गोट जो होता है बकरी, उसमें उसको पता रहता है कि कैसे कैसे उसको डिफरेंट लोगों से डील करना है, डिफरेंट एक्टिविटीज को कैसे कैसे डील करना है, यानी कि तुरंत से स्मैशिंग के तुरंत से डिफेंस करना है। तो डिफरेंशिएशन एबिलिटी मीन्स टू डूइंग द मेनी एक्टिविटीज एट ए टाइम। तो डिफरेंशिएट कर पाना, उसको ठीक से इफिशिएंटली कर पाना, डिफरेंशिएशन एबिलिटी। ये 7 एबिलिटी है। तो गोट के बारे में आप ऐसा याद रखिएगा कि पहाड़ी एरिया में वो लोग डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं कि जगह कैसा है, और बहुत सारी गोट ऐसी है, पहाड़ी गोट, जो ऐसे ऐसे जगहों पे चढ़ जाती है जिसमें और जानवर नहीं चढ़ पाता, उन पहाड़ के छोटे छोटे पत्थरों पर, नुकीले पत्थरों पर ऊपर तक। तो डिफ्रेंशिएशन एबिलिटी को उससे रिलेट कर लीजिएगा, तो आपको ये याद हो जाएगा। अब है लास्ट इसका पॉइंट है इस चैप्टर का, ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स एंड रीजनल गेम्स। इसमें तो आपको अपने मन से भी लिख सकते हैं, कोई भी 4-5 याद रखिएगा नाम, पिट्टो, गिल्ली डंडा,
कंचा, जो भी इस तरह कित-कित और इस तरह के जो भी खेल हैं, बुढ़िया कबड्डी, किंग कबड्डी, जो हम लोग ग्रामीण खेल खेलते हैं, 2-4 खेल, लाली डंडा, गोबर डंडा, ये सारे खेल के बारे में इसमें लिखा हुआ है कि ये सारे खेल भी वेलनेस देते हैं। एक लीजर टाइम एक्टिविटीज़ में पहले के लोग जो है खाली टाइम में खेलते थे, स्वस्थ रहते थे, आपस में उनका सोशलाइजेशन अच्छा हो जाता था। जो बच्चे आपस में कोई भी गेम खेलते हैं ना, तो उनका आपस में बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन होता है, आपस में लड़ते झगड़ते भी अगला दिन फिर मिलते हैं। तो इस तरह से सोशलाइजेशन के लिए बड़ा अच्छा साधन है। तो ये ट्रेडिशनल गेम्स है। मुझे लगता है कि ये चैप्टर मैंने तो काफ़ी लंबा बना दिया है, लेकिन आपके लिए बहुत अच्छा है और आप जो है इसको ज़रूर अच्छे से देख पाएंगे और समझ पाएंगे। आप सब ठीक से रहिए, स्वस्थ रहिए और हर अच्छे काम में ज़बरदस्त रहिए। धन्यवाद।